Good afternoon, everyone. Good afternoon. Good afternoon. चलो, गुड आफ्टरनून। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है। चलो, तो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे स्पीड पर और वेलोसिटी पर। मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में स्पीड के बारे में भी बताया था और एक और टर्म बताई थी, कौन सी? वेलोसिटी। बोलो। क्या इन्हीं टर्म पर हमारा डिस्कशन हो रहा था? गुड आफ्टरनून। चलो, तो इन्हीं दोनों टर्म पर हमारा डिस्कशन हो रहा था और मैंने यहाँ पर लीव किया था कि स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन ए गिवन टाइम इंटरवल। डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये क्या रहता है? स्पीड। और वेलोसिटी रहती है पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट इन ए गिवन टाइम इंटरवल अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये बहुत बेसिक पॉइंट थे हमारे, हमने जो डिस्कशन किए थे। अब इसके बाद यदि हम आगे बढ़ते हैं और स्पीड वेलोसिटी के बाद डिस्कशन करते हैं एक्सेलरेशन। किसके बारे में डिस्कशन करते हैं? एक्सेलरेशन के बारे में डिस्कशन करते हैं। चलो, तो एक्सेलरेशन क्या होता है? कौन बताएगा? एक्सेलरेशन क्या होता है, सभी बताओ। बताओ सभी, एक्सेलरेशन क्या होता है? फोर्स अपॉन मास। बिल्कुल सही है। और बताओ सभी। सही है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सही है। तो एक्सेलरेशन को डिफाइन किया जाता है कैसे? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। फोर्स अपॉन मास भी सही है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। विद रेस्पेक्ट टू
टाइम। सपोज कर लो एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है पी, इसकी इनिशियल स्पीड कितनी थी v1। शुरू में ये आराम से चल रहा था 1 मीटर पर सेकेंड से। शुरू में ये बहुत आराम से चल रहा था, कितने से, 1 मीटर पर सेकेंड की। अब सपोज करो, चलो तुम्हारा ही एग्जांपल लेते हैं डेली का। तुम में से तुम सभी में बहुत ऐसे होंगे जिन्हें जानवरों से डर लगता है, जिन्हें एनिमल से क्या होता है, डर लगता है। अब सपोज कर लो यहाँ पर कोई डॉग है, यहाँ पर क्या है, सपोज कर लो कोई डॉग है। तुम आराम से, बहुत आराम से चल रहे थे 1 मीटर पर सेकेंड से, ऐसे ही बात करते हुए दोस्त के साथ। अचानक से क्या हुआ, किसी ने तुम्हारे पीछे छोड़ दिया बता, डॉग क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। अब जिसे इससे डर लगता है, तुम में से एक, किसी एक को इससे क्या लगता है, डर लगता है। और जिसको इससे डर लगता है वो इसको देख के क्या किया, उसने अपना स्पीड इंक्रीज किया। पहले वो v1 से चल रहा था, लेकिन कुछ टाइम बाद, आफ्टर ए टाइम टी, आफ्टर ए टाइम टी, उसने अपनी स्पीड कितनी कर ली, v2। उसने अपनी स्पीड कितनी कर ली, v2। ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी कितना हो गया, क्या v2 माइनस v1। बताओ सभी, पर्सन ने अपनी वेलोसिटी में कितने का चेंज किया, v2 माइनस v1 का। कितने टाइम में, कि टाइम जो रिक्वायरमेंट आया वो t आया। टाइम रिक्वायर्ड कहाँ से आया, t। तो एक्सेलरेशन को क्या बोला, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। बोलो क्लियर है। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना, v2 माइनस v1, और कितने टाइम में, क्या t सेकंड में, कितने टाइम में, t सेकंड में। क्या ये बात क्लियर हो गई। बताओ सभी, क्या ये क्लियर है सभी को। बोलो, क्या सभी को क्लियर है। चलो, पक्का। ओके। तो एक्सेलरेशन आया v2 माइनस वी वन अपॉन टी, v2 माइनस वी वन अपॉन टी। ठीक है। अब यदि एक्सेलरेशन v2 माइनस टी आया, तो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ। मैं एक बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। एक पर्सन था, या एक कार, सपोज कर लो एक कार है। मेरी कार थोड़ी अजीब है, ठीक है। एक कार है, ये इधर मूव कर रही है 5 मीटर पर सेकेंड से, 5 मीटर पर सेकेंड से। अब इधर क्या था, एक टर्न था ऐसे, और कुछ टाइम बाद हॉरिजॉन्टल रोड पे कार हमें ऐसे दिखाई दी। कुछ टाइम बाद हॉरिजॉन्टल रोड पर कार हमें कैसे दिखाई दी, इस डायरेक्शन में। और ये जो टाइम था, अभी भी स्पीड कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड। बोलो, अभी भी स्पीड कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड। कार टेक ए टर्न इन 5 सेकेंड, in 5 seconds, then find the acceleration, find the acceleration
देन फाइंड द एक्सेलरेशन। क्वेश्चन क्लियर है? ये सिंपल क्वेश्चन है। अब एक चीज मैं इसमें जो तुम्हें समझाना चाहता हूं वो ध्यान से सुनना। मुझे पता है किसी से हो सकता है, किसी से नहीं हो सकता है, लेकिन यदि मेरी बात सुनोगे सभी से होगा। अब तुम्हें मैंने एक चीज बताया था डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तुम्हें मैंने किसके बारे में बताया था? डिस्प्लेसमेंट। क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है? बोलो। क्या मैंने तुम्हें डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताया था? इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। कल की क्लास में बताया था ये मैंने। वेक्टर क्वांटिटी का मीनिंग क्या होता है कि इसे किसकी रिक्वायरमेंट है? डायरेक्शन की। इसे किसकी रिक्वायरमेंट है? डायरेक्शन की। और यदि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो क्या वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बोलो क्लियर। अब यदि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो क्या वेलोसिटी को भी वेक्टर क्वांटिटी बनना पड़ेगा? बोलो। वेलोसिटी को भी क्या बनना पड़ेगा? वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? रीजन समझना। एक बात बताओ, क्या तुमने कभी भी किसी को भी ऐसे बोला है कि 5 सेकेंड, 5 सेकेंड इन द नॉर्थ डायरेक्शन, 5 सेकेंड इन ईस्ट डायरेक्शन, 5 सेकेंड इन वेस्ट डायरेक्शन? क्या कभी किसी को ऐसे टाइम बताया है? अभी टाइम कितना हो रहा है? 3:30 इन द वेस्ट। क्या तुमने ऐसे टाइम बोला है कभी भी किसी को? बोलो। क्या किसी ने ऐसे टाइम बताया है कभी भी? तो टाइम को कभी भी रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन का रिक्वायरमेंट नहीं होता। इसीलिए टाइम हमेशा कैसा क्वांटिटी रहता है? स्केलर। टाइम कैसा क्वांटिटी है? स्केलर। तो वेलोसिटी को क्या? वेक्टर। क्या को भी डायरेक्शन का रिक्वायरमेंट होगा? बोलो। वेलोसिटी को भी किसका रिक्वायरमेंट होगा? डायरेक्शन का। अब डायरेक्शन देखो, क्या पहले तो ये हॉरिजॉन्टल जा रहा था? पहले तो ये किधर जा रहा था? हॉरिजॉन्टल, यानी ईस्ट डायरेक्शन में। यदि तुम्हें सभी को डायरेक्शन सेंस है और तुम डायरेक्शन के बारे में जानते हो, क्या नॉर्थ होता है? क्या ये साउथ होता है? ये ईस्ट होता है और क्या ये वेस्ट होता है? बताओ। क्या यही डायरेक्शन मैंने लिखा है? बोलो। क्या मैंने डायरेक्शन लिख दिया पार्टिकल का जो हम जानते हैं, नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट? सभी लोग बताओ डायरेक्शन के बारे में पार्टिकल का। पहले तो ये बताओ, क्या ये डायरेक्शन सही लिखा है गलत लिखा है? पहले तो सभी यही बताओ, ये डायरेक्शन सही लिखा है या गलत लिखा है? बोलो। गलत लिखा है। कुछ लोग कह रहे हैं गलत लिखा है। कुछ क्या, ज्यादातर लोग गलत ही कह रहे हैं। और कितने लोग बोल रहे हैं मैंने गलत लिखा है, या फिर कितने लोग बोल रहे हैं मैंने सही लिखा है? बताओ सभी। मैंने गलत लिखा है तो क्या गलत लिखा है ये बताओ। बताओ। यदि मैंने गलत लिखा है तो क्या गलत लिखा है? बताओ सभी। ये सभी को आना चाहिए। ये सभी को आना चाहिए। चलो। मैंने क्या गलत लिखा है कि मैंने ये डायरेक्शन गलत लिखी है। यहाँ पर रियल में कौन होता है? वेस्ट। यहाँ पर तो रियल में कौन होता है? वेस्ट। और यहाँ पर रियल में कौन होता है? ईस्ट। क्या ये बात क्लियर है? बोलो।
ये बात क्लियर है? ऐसे हमें डायरेक्शन का पता होना चाहिए। यदि हमें डायरेक्शन का पता नहीं है तो हमारे क्वेश्चन सही नहीं होंगे। क्लियर? बोलो, क्लियर है ये बात? तो यहाँ पर आता है ई, यहाँ पर आता है वेस्ट। हाँ बिल्कुल सही। इफ वी आर फेसिंग ईस्ट, नॉर्थ शुड बी लेफ्ट, साउथ राइट, और वेस्ट तो जस्ट अपोजिट। क्लियर है? बिल्कुल सही है श्रवण। क्या ये बात समझ में आ गई? तो एक बात बताओ, क्या पहले पार्टिकल ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा था? बोलो, पहले पार्टिकल किधर जा रहा है? ईस्ट में। और क्या बाद में पार्टिकल साउथ में जा रहा है? बताओ, पहले पार्टिकल किधर जा रहा है? ईस्ट में। बाद में पार्टिकल किधर जा रहा है? साउथ में। तो क्या डायरेक्शन पार्टिकल की चेंज हो गई? डायरेक्शन क्या हो गई पार्टिकल की? चेंज। तो एक्सेलरेशन में क्या लिखता हूं? एक्सेलरेशन हमेशा लिखा जाता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? 5 मीटर पर सेकेंड। फाइनली स्पीड किधर है? साउथ। 5 मीटर पर सेकेंड इन साउथ माइनस 5 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट अपॉन टाइम कितना? क्या 5 सेकेंड? बोलो, क्लियर? क्या ये बात समझ में आ गया? चेंज इन वेलोसिटी क्या लिखोगे? फाइनल किधर है? साउथ में। तो 5 मीटर पर सेकेंड इन साउथ माइनस 5 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट, और टाइम कितना लगा? 5 सेकेंड। क्या ये बात क्लियर हो गई? आ गया समझ में? चलो, ठीक है, याद रखना और ध्यान से सुनना। है किसी को? बोलो, नोट करना है? चलो, ये तो हो गया एक्सेलरेशन पर डिस्कशन। अब मैं तुमसे बहुत सारी नॉर्मल चीजें डिस्कस कर, डेली लाइफ से रिलेटेड। क्योंकि हमें फिजिक्स समझनी है तो हमें डेली लाइफ चाहिए। यदि हम डेली लाइफ को जितना अच्छे से समझेंगे, हमें फिजिक्स अच्छे से समझ में आएगी। क्या बात क्लियर है? बोलो। अब देखो, डेली लाइफ से मैं बहुत सारी चीजें तुम्हें आज समझाता हूँ कि रियल में फिजिक्स का डेली लाइफ में यूज क्या है। सुनना। सपोज करो एक पर्सन है, यहाँ पर ये एक पर्सन है, कोई भी ए, कोई भी पर्सन कौन है? ए। ये रहा पर्सन। ये पर्सन ग्राउंड पर चलना चाहता है। ये पर्सन क्या चाहता है? कि ये पर्सन आगे चले। नॉर्मल बात। हम आराम से क्या होता है कि हम ग्राउंड पर चलना चाहते हैं, हम चल लेते हैं। लेकिन यदि हम उसको सोचें कि रियल में हम ग्राउंड पर किस वजह से चल पा रहे हैं, तो ध्यान से सुनना क्या हुआ। जैसे ही मुझे ग्राउंड पर चलना है, तो क्या मैं ग्राउंड को पुश करता हूँ? मैं क्या करता हूँ? ग्राउंड को
बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करता हूँ, बोलो क्लियर। बैकवर्ड डायरेक्शन में ग्राउंड को क्या करता हूँ, लेग्स की हेल्प से पुश करता हूँ। और क्या ग्राउंड भी हमको पुश करता है इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन? ग्राउंड हमको क्या करता है, पुश करता है इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, बोलो क्लियर। तो इसी की वजह से हम क्या होते हैं, ग्राउंड पर आसानी से चल पाते हैं, ग्राउंड पर आसानी से चल पाते हैं। अब क्या ये ध्यान से देखना, हमने ग्राउंड पर जितना फोर्स लगाया, क्या ग्राउंड भी हम पर उतना ही फोर्स अप्लाई करता है? ग्राउंड भी क्या किया, हम पर उतना ही फोर्स अप्लाई कर दिया, बोलो क्लियर है। अब याद करो यहाँ से न्यूटन्स थर्ड लॉ, यहाँ से क्या याद करो, न्यूटन्स थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो मैंने ग्राउंड पर कितना फोर्स लगाया, एफ, क्या ग्राउंड ने भी मुझ पर एफ फोर्स लगा दिया? ग्राउंड ने भी मुझ पर क्या कर दिया, एफ फोर्स अप्लाई कर दिया। और क्या दोनों फोर्स का डायरेक्शन क्या एक दूसरे के अपोजिट है? दोनों फोर्स का डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट, बोलो क्लियर है। ये तो किसका एग्जांपल है, न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन, न्यूटन्स थर्ड लॉ, ये उसका एग्जांपल है। अब और एग्जांपल बताता हूं, देखो ध्यान से सुनते जाना। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में क्या होता है कि ध्यान, तुमने सभी को इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। किस किस को पता है ये क्या होता है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ या लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है, किस किस को पता है, बताओ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ या लॉ ऑफ इनर्शिया, बताओ सभी, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ या लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है? बताओ सभी। An object remains at rest or keep moving until an external unbalanced force acts on it, or the body is at rest if the force is not applied। बाकी भी बताओ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ या लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है? बोलो सभी, साक्षी, रेवती, ऋतज, अमृता, श्रवण, बताओ क्या आता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ? Object remains at rest or keeps moving until an external body remains in the existing state of, हाँ, चलो, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही बता रहे हैं कुछ लोग, बहुत सही है। अब इसका एग्जाम्पल से बताता हूँ, अपने आप बात क्लियर होगी। एक पर्सन है और ये कार है,
या कुछ भी, बस समझ लो, कार समझ लो, ठीक है। कोई ड्राइवर यहाँ से ऐसे चला रहा है ऐसे आराम से, यहाँ पर कोई पर्सन इस तरह से अटैच है एक पार्ट, यहाँ पर ऐसे एक पर्सन इसको पकड़ के खड़ा हुआ है, एक पर्सन ऐसे इसको पकड़ के खड़ा हुआ है हैंगर को, बस के अंदर। अब बस आराम से कंटिन्यूअसली एक कांस्टेंट स्पीड के साथ चल रही है। बस अचानक से क्या हुआ, एक कांस्टेंट स्पीड के साथ कंटिन्यूअसली क्या कर रही थी, चल रही थी। अब यदि बस आराम से चल रही है, अचानक क्या हुआ कि बस के सामने सपोज कर लो ब्रेकर आ गया बहुत बड़ा, अचानक से बस के सामने यहाँ पे क्या आ गया, ब्रेकर आ गया। और ब्रेकर को देखते ही ड्राइवर ने क्या किया, ब्रेक अप्लाई किए। ड्राइवर को देखते ही, सॉरी, ब्रेकर को देखते ही ड्राइवर ने क्या किया, ब्रेक अप्लाई किया। तो एक बात बताओ, क्या तुमने ये सभी फील किया है कि उसी इंस्टेंट पर जो पर्सन का बॉडी बस के कांटेक्ट में नहीं होता है, क्या वो फ्रंट में या फॉरवर्ड डायरेक्शन में थोड़ा सा बेंड होता है? बोलो, सभी ने देखा है ऐसा? चाहे मैं नॉर्मल कार का बात कर लेता हूँ, कार पर भी यदि हम अचानक से ब्रेक अप्लाई करते हैं तो पर्सन थोड़ा सा फॉरवर्ड डायरेक्शन में या आगे की डायरेक्शन में क्या करता है, मूव करता है। अब रियल में ऐसा क्या हुआ, यदि मैं बात करता हूँ इनर्शिया के बारे में, एक पॉइंट है इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है कि एक प्रॉपर्टी है किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी बॉडी का। इनर्शिया रियल में क्या है, इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट और ए बॉडी। इनर्शिया is an is a property of an object or a body, object or a body to resist the change, to resist the change occurring in itself, in itself, itself due to external agent, due to external agent। ये एक बार सभी पढ़ो, मैं फिर समझाता हूँ। Inertia is a property of an object or a body to resist the change occurring in itself due to external agent। अब ध्यान से सुनना, क्या जैसे ही हमने ब्रेक पर अप्लाई किए, क्या इनिशियली पर्सन का कंप्लीट बॉडी v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था? इनिशियली यदि हम देखें तो क्या पर्सन बस के साथ v वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है? पर्सन बस के साथ किससे ट्रेवल कर रहा है, v वेलोसिटी के साथ। क्योंकि यदि ग्राउंड पर कोई आदमी उसको देख रहा है, क्या उसको ऐसा लगेगा कि पर्सन दूर जा रहा है? बोलो, बताओ। यदि मैं ग्राउंड पर रहकर तुम्हें देख रहा हूँ, तुम उस बस में मूव कर रहे हो, तो क्या मैं ऐसे बोलूंगा कि तुम एक कांस्टेंट स्पीड के साथ बस केस कर रहे हो? बोलो। अब एक बात बताना, जैसे ही बस ने ब्रेक अप्लाई किए, जैसे ही बस ने ब्रेक अप्लाई किए, क्या हमारे लेग्स और हमारा एक हाथ क्या बस के डायरेक्ट कांटेक्ट में था? बोलो, हमारे लेग्स और क्या हमारा एक हाथ डायरेक्ट बस के साथ कांटेक्ट में था? हमने उसे पकड़ा हुआ है और लेग्स उसके साथ किसमें, कांटेक्ट में। तो जो पार्ट तो हमारा बस के साथ कांटेक्ट में था, बस के ब्रेक अप्लाई तो वो किस पर आ जाता है, रेस्ट पर। बस के ब्रेक अप्लाई करने पर तुरंत किस पर आ जाता है, रेस्ट पर। लेकिन क्या जो कंप्लीट रिमेनिंग बॉडी है जो बस के कांटेक्ट में नहीं है, जो बस के कांटेक्ट में नहीं है, क्या अपने ऑब्जेक्ट में आने वाले चेंज को क्या करती है, रेजिस्ट। चेंज को क्या करती है, रेजिस्ट करती है। और क्या आगे की साइड तरफ मूव करना चाहती है? जो रिमेनिंग बॉडी है,
जो कंटिन्यूसली v वेलोसिटी के साथ मूव कर रही थी, वो उस आने वाले चेंज को क्या करना चाहती है, रेजिस्ट करना चाहती है, और क्या आगे ही बढ़ना चाहती है, और क्या चाहती है, आगे बढ़ना। क्या इसी वजह से हमारा बॉडी फॉरवर्ड डायरेक्शन में थोड़ा सा मूव करता है? बोलो, क्लियर है? बताओ सभी। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहलाता है, इनर्शिया। ये प्रॉपर्टी क्या कहलाता है, इनर्शिया। और एग्जांपल बताता हूँ। तुम लोगों ने किए, मतलब मुझे विश्वास है सभी पर, बचपन में सभी ने ये एक्सपेरिमेंट किया होगा। जब छोटे होंगे थोड़े से और तुम लोग, तो एक एक्सपेरिमेंट होता है इस तरह से। एक ग्लास लिया, ग्लास के ऊपर यहाँ पर हमने, रुको जी एक मिनट एक्सप्लेन करता हूँ मैं दोबारा, ठीक है, इससे और क्लियर हो जाएगा। ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है जो मैं बता रहा हूँ, ये सभी ने किया होगा। एक ग्लास लिया, ग्लास में लिक्विड फिलअप है, और इसके ऊपर एक पेपर या कार्डबोर्ड का पीस रखा, और उसके ऊपर हमने एक कॉइन रख दिया। उसके ऊपर हमने क्या रख दिया, कॉइन। बोलो क्लियर। एक ग्लास लिया, उसके ऊपर एक कार्डबोर्ड या पेपर रखा, और उसके ऊपर क्या रख दिया, कॉइन। अब सभी ने ये एक्सपेरिमेंट किया होगा कि यदि हम इस पेपर को बहुत ज्यादा स्पीड के साथ या सडन विड्रॉ कर लेते हैं, तो तुमने देखा होगा कि कॉइन डायरेक्ट किसके अंदर चला जाता है, ग्लास के अंदर। क्या ये एक्सपेरिमेंट सुना है बचपन में? बहुत लोगों ने परफॉर्म भी किया होगा। बोलो, सुना है? सभी लोग बताओ। कुछ लोग आज नए भी आए हैं, नए ऐड हुए हैं। मुझे इतना तो विश्वास है सभी ने देखा होगा ये एक्सपेरिमेंट। देखा है ना? तो जैसे ही हम इस कॉइन से इसको पेपर को रिमूव करते हैं, तो हम देखते हैं कॉइन क्या हो गया, इस ग्लास के अंदर आ जाता है। ये किसकी वजह से हुआ, ये उस प्रॉपर्टी की वजह से हुआ। क्योंकि क्या इनिशियली कॉइन रेस्ट पर, इनिशियली कॉइन किस पर था, रेस्ट पर। और क्या कॉइन हमेशा रेस्ट पर रहना चाहता है? कॉइन हमेशा किस पर रहना चाहता है, रेस्ट पर। तो क्या वो अपने अंदर होने वाले चेंज को क्या करेगा, रेजिस्ट। बोलो क्लियर है? ये किसकी वजह से, उसकी प्रॉपर्टी की वजह से। क्या बात क्लियर हो गया ऋतुज? ऋतुज, बात क्लियर है? पॉइंट समझ में आ गया? यही सेम एग्जांपल किसके साथ होता है, बस के साथ। यही सेम एग्जांपल किसके साथ होता है, बस के साथ। क्योंकि हमारा कंप्लीट बॉडी बस के साथ कांटेक्ट में नहीं होता, तो इसलिए जो पार्ट बस के साथ कांटेक्ट में होता है वो तो तुरंत किस पर आ जाता है, रेस्ट पर। लेकिन रिमेनिंग वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर नहीं आता, इसलिए वो कहाँ जाता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्लियर? ये तो हुआ इनर्शिया। ये तो मैंने किसके बारे में बताया, इनर्शिया। और अब इसी से रिलेटेड एक चीज आई, न्यूटन फर्स्ट लॉ, या फिर लॉ ऑफ इनर्शिया, जिसे हमने क्या बोला, लॉ ऑफ इनर्शिया। तो लॉ ऑफ इनर्शिया भी इसलिए बोला जाता है क्योंकि यदि कोई भी ऑब्जेक्ट, इफ एनी ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और इन मूविंग स्टेट, इफ एनी ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट or in moving state, it always wants, it always want to remain in the same state. It always wants to remain in the same state until or unless, until or unless any external unbalanced force is not applied on the particle. Until or unless any external force is not applied on the particle. बोलो क्लियर है? वो रेस्ट पर क्यों रहना चाहता है और मूविंग में क्यों रहना चाहता है, उसकी प्रॉपर्टी की वजह से। वो रेस्ट पर क्यों रहना चाहता है और मूविंग में क्यों रहना चाहता है, उसकी प्रॉपर्टी की वजह से। बोलो क्लियर? समझ में आ गया? क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी उसकी क्या कहलाई, इनर्शिया। प्रॉपर्टी उसकी क्या कहलाई, इनर्शिया।
इनर्शिया की वजह से वो किस पर रहना चाहता है? रेस्ट पर। ठीक है, ये क्या कहलाता है? लॉ ऑफ इनर्शिया। ये क्या कहलाता है? लॉ ऑफ इनर्शिया। बोलो क्लियर। समझ में आ गया सभी को? कोई डाउट है किसी को? सभी लोग डाउट है तो बता दो, मैं और डिस्कस कर सकता हूँ। यदि डाउट है सभी को तो बता सकते हो। किसी को भी डाउट हो किसी भी पॉइंट में तुरंत पूछ लेना, क्योंकि डाउट क्लियर नहीं करोगे तो नुकसान तुम्हारा होगा बहुत ज़्यादा। मैं पहले ही ये बात क्लियर कर रहा हूँ, यदि डाउट नहीं पूछोगे तो मुझसे ज़्यादा तुम्हारा नुकसान होगा। यदि डाउट नहीं पूछोगे तो मुझसे ज़्यादा तुम्हारा नुकसान। क्लियर है? क्योंकि तुम्हें हर चीज़ समझ में आनी चाहिए, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि तुम्हें चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तुम आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। बात समझ में आ रही है सभी को? बोलो, क्या मेरी बात समझ में आ गई? इसीलिए जिसको डाउट हो तुरंत पूछ लेना, सर मुझे ये बात क्लियर नहीं हुई, ये बात बता दीजिए। मैं उसको एक बार नहीं 2 बार बता दूंगा, 3 बार बता दूंगा, लेकिन डाउट घर मत लेकर रखना। डाउट घर पे दिमाग में लेकर मत रखना। क्लियर है? चलो, ये तो डिस्कशन हुआ किस पर? न्यूटन फर्स्ट लॉ पर, न्यूटन थर्ड लॉ पर। अब एक और चीज आती है, न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ, ध्यान से देखना। न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ के बारे में तुम लोगों ने सभी ने पढ़ा है। ये फोर्स के बारे में रिप्रेजेंट करता है और क्या बोलता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल। मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल is equal to is equal to the force applied on that particle. The force applied on that particle. On that particle. बोलो क्लियर है? क्या यही सेकंड लॉ है? यही क्या है? सेकंड लॉ। Force applied on a particle is equal to the rate of change of momentum of that particle. क्या इस वाले लॉ में किसी को मैंने लिखा है क्या वो गलत है या किसी को डाउट है? बोलो, यही होता है ना न्यूटन सेकंड लॉ? बताओ सभी। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम of a particle is equal to the force applied on that particle. Force applied on that particle. आप ध्यान से सुनना। सबसे पहले बात कर लेते हैं मोमेंटम क्या होता है। सबसे पहले बात किस पॉइंट पर कर लेते हैं? मोमेंटम क्या चीज है? सबसे पहले बात किस पर करते हैं? मोमेंटम पर। क्योंकि चेंज इन मोमेंटम तो हम तभी फाइंड आउट कर पाएंगे, पहले हमें इस चीज के बारे में तो पता हो कि मोमेंटम क्या होता है। तो मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल को हम रिप्रेजेंट करते हैं पी से। मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पी से।
और जो p रहता है वो रहता है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट का, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट का प्रोडक्ट, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। बोलो क्लियर है सभी को? बताओ मोमेंटम क्या होता है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। अब यदि ये मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है तो मास का यूनिट होता है किलोग्राम और वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, और वेलोसिटी का यूनिट मीटर। तो मोमेंटम का जो यूनिट हो गया वो क्या हो गया, किलोग्राम इंटू मीटर। क्लियर है सभी को? बोलो क्लियर है? चलो, यदि ये बात क्लियर है तो देखना, यदि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है m, इसकी इनिशियल स्पीड कितनी, ओके हाँ बिल्कुल सही, क्या बात है, बाकी सबने ध्यान नहीं दिया तो अच्छा है। एक ऑब्जेक्ट जिसका मास कितना है m के जी, उसकी इनिशियल स्पीड कितनी v1, इनिशियल स्पीड कितनी v1, और कुछ टाइम बाद आफ्टर ए टाइम t, आफ्टर ए टाइम t, 3 सेकेंड बाद उस ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी हो गई v2, उसका मास तो अभी भी कितना रहा m, मास तो अभी भी कितना रहा m। तो जो मोमेंटम है p इनिशियल, इनिशियल मोमेंटम क्या आएगा m इंटू वी वन, p फाइनल कितना आएगा m इंटू वी टू, m इंटू वी टू। तो चेंज इन मोमेंटम डेल्टा p, चेंज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा से, चेंज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा। तो डेल्टा p क्या आ गया, m वी टू माइनस m वी वन, p फाइनल माइनस p इनिशियल। तो चेंज इन मोमेंटम m तो मैं क्या ले सकता हूँ कॉमन, यहाँ पर आ गया वी टू माइनस वी वन, और रेट को रिप्रेजेंट करना है तो एफ इजिकल टू क्या लिखना पड़ेगा, डेल्टा पी अपॉन टी, डेल्टा पी अपॉन टी। तो एम इंटू वी टू माइनस वी वन अपॉन टी, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्सेलरेशन को। तो यहाँ पर क्या आ जाता है एम इंटू ए। बोलो क्लियर है? बताओ क्या ये सभी को क्लियर है? पक्का? देख लो सभी, चलो नोट करना है, नोट कर सकते हो सभी। अभी हम बिल्कुल बेसिक जो हम पहले सीख चुके हैं उन्हीं को पढ़ रहे हैं। लास्ट स्टेप एक्सप्लेन करना है, ठीक है? देखो मैंने क्या बताया कि जो चेंज इन मोमेंटम है डेल्टा पी, चेंज इन मोमेंटम मतलब क्या है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम कितना एम बी टू, इनिशियल मोमेंटम कितना एम वन, तो चेंज इन मोमेंटम कितना आया एम कॉमन, बी टू माइनस वी वन। अब तुम ध्यान से पढ़ो तो मैंने डेफिनेशन में लिखाया हुआ है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल, रेट चेंज होने का मतलब क्या है, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो मुझे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, यानी चेंज इन मोमेंटम कितना m इंटू वी टू माइनस वी वन, और कितने टाइम में चेंज हुआ, क्या t टाइम में चेंज हुआ है, वेलोसिटी कितने टाइम में चेंज होगा t। तो ये कितना आ गया m इंटू वी टू माइनस वी वन अपॉन टी। और अभी ध्यान से देखना, यदि मैंने तुम्हें एक्सेलरेशन लिखाया था तो क्या एक्सेलरेशन रहता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, बोलो।
एक्सेलरेशन क्या रहता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो क्या मैं v2 माइनस v1 अपॉन टी को क्या लिख सकता हूँ? एक्सेलरेशन। बोलो क्लियर है? इंद्रजीत क्लियर? और किसी को कोई डाउट है इसमें? बोलो, क्या किसी और को कोई डाउट है इसमें? नहीं? चलिए बहुत अच्छा। अब तो चीज मैं अलग नॉलेज की बात करता हूँ, क्योंकि कभी कभी काम आएंगी आगे चैप्टर में जब हम पढ़ेंगे 11 12। तो एक बात बताना, क्या सभी ने स्पीड ऑफ लाइट के बारे में सुना है? बोलो, क्या सभी ने स्पीड ऑफ लाइट के बारे में सुना है? क्या ये सुना है कि स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रोक्सीमेटली, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁻⁶, 3 × 10⁻⁶, 3 × 10⁻, एक मिनट रुकना, 3 × 10⁻⁶ किलोमीटर पर सेकंड होती है। नहीं, 3 × 10⁻, नहीं, 3 × 10⁻⁵। बोलो, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? 3 × 10⁻⁵ किलोमीटर पर सेकंड या 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। बोलो क्लियर है? ये रहता है स्पीड ऑफ लाइट, यानी लाइट इतनी स्पीड से ट्रेवल करती है। अब यदि मुझसे पूछा जाए डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, ये मैं बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तुम लोगों से, बताना है तुम सभी को। डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, अर्थ एंड सन, if if light takes if light takes 8 minutes, कितना टाइम? 8 minutes from sun to earth to reach earth from sun, 8 minutes to reach earth from sun। चलो बताओ कितनी डिस्टेंस होगी अर्थ और सन के बीच में? स्पीड ऑफ लाइट तुम्हें पता है, टाइम भी तुम्हें पता है, फॉर्मूला सिर्फ एक यूज करना है और आंसर बताना है। बताओ सभी।
बताओ, सभी बताओ। तुमको स्पीड पता है, टाइम पता है, डिस्टेंस बताना है। तुम सभी को स्पीड पता है, टाइम पता है, डिस्टेंस बताना है। बताओ सभी। इतना कैलकुलेशन तो शायद सभी करते हैं। इतना कैलकुलेशन तो सभी करते हैं, मुझे पता है। आंसर सभी का आना चाहिए, मल्टीप्लाई करना सभी को आता है। देख लो सभी। सभी लोग बताओ। हाँ हाँ, क्या बात है। बहुत लोग तो इस चक्कर में लीव कर रहे हैं, क्वेश्चन का आंसर नहीं देना हो इसलिए लीव भी कर रहे हैं। ऐसे अच्छे अच्छे लोग हैं तुम में से। चलो एक बात बताओ, क्या टाइम तुम्हें गिवन है 8 मिनट? टाइम तुम्हें क्या गिवन है? 8 मिनट। 8 मिनट का मतलब क्या है? क्या 8 मिनट का सिंपल मीनिंग है 8 मिनट, 1 मिनट में कितना, 60 सेकेंड। तो क्या टोटल टाइम हो गया कितना, 480 सेकेंड। मतलब जो लाइट है उसको सन से अर्थ तक आने में कितना टाइम लगता है, 480 सेकेंड। तो डिस्टेंस कितनी हो गई? क्या डिस्टेंस हो गया स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना, 3 × 10⁻⁸। टाइम कितना, 480। दोनों को यदि मल्टीप्लाई करोगे तो 48 × 3, 144 × 10⁻⁴ कितना आ गया, 9 मीटर। क्या ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा है मैंने तुम लोगों से। बताओ, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा ना। यदि जिसने 11440 × 10⁻⁸ लिखा है उसका भी सही है। क्वेश्चन पूछा है और सभी लोग उसका आंसर भी नहीं कर रहे। और एक चीज बताओ, चलो ये तो बहुत अच्छा, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा। एक ऐसे ही क्वेश्चन पूछा, लाइट ईयर। लाइट ईयर नाम सुना है इन्हें? पहले तो ये बताओ, लाइट ईयर किसका यूनिट है? ए टाइम का। लाइट ईयर किसका यूनिट है, टाइम का। बी वेलोसिटी का। सी डिस्टेंस का। डी किसी का नहीं। बताओ, लाइट ईयर किसका यूनिट है, टाइम का, डिस्टेंस का, वेलोसिटी का, या किसी का नहीं? सभी को आंसर करना है, ऑप्शन ए बी सी डी टाइप कर सकते हो। सभी ऑप्शन ए बी सी डी आराम से टाइप कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। सभी आंसर भेजो। अभी भी सभी का आंसर नहीं आया है, सिर्फ 16 लोगों का आंसर आया है। बताओ सभी। 18 लोगों का आंसर आया है अभी तक, 5 लोग बाकी हैं। हाँ, सही है बिल्कुल। टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन सेलेस्टियल बॉडीज एंड। चलो सभी का आंसर बिल्कुल सही। लाइट ईयर का यूनिट है डिस्टेंस का। लाइट ईयर किसका यूनिट है, डिस्टेंस का। और लाइन कैसे करते हैं? जनरली लोग क्या होता है कि जनरली हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं का नाम देख के।
जनरली हम कंफ्यूज क्या होते हैं, कभी कभी ईयर का नाम देख के। ईयर किसको रिप्रेजेंट करता है? टाइम को। ईयर किसको रिप्रेजेंट करता है? टाइम को। तो इसलिए हम सोच लेते हैं ये किसका यूनिट है? टाइम का। लेकिन ये टाइम का यूनिट नहीं होता, किसका होता है? डिस्टेंस का। और रियल में लाइट ईयर का डेफिनेशन कैसे दिया जाता है? लाइट ईयर का डेफिनेशन दिया जाता है डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट in a complete year, in a complete year, complete year। ये क्या कहलाता है? लाइट ईयर। वो क्या कहलाता है? लाइट ईयर। बोलो क्लियर है? बताओ, क्लियर है ये बात? देखो मीजर भी इसी से होता है, क्योंकि ऐसा तो हम बोलेंगे नहीं। अब हम किलोमीटर में भी काउंट करने लगे, यदि हम किलोमीटर में भी मेजर करने लगे, तो मैं ऐसे थोड़ी बोलूंगा कि अर्थ का और वहां से डिस्टेंस 25 लाख किलोमीटर है। मैं कभी ऐसे थोड़ी बोलता हूँ। जब डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है तो हम उसे किस में मेजर कर लेते हैं? लाइट ईयर में। क्योंकि हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है, हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है। क्या बात समझ में आ गई? और ये होता है 9.46 इंटू 10⁻15। सोचो, एक लाइट ईयर कितना होता है? 9.46 इंटू 10⁻15। ये होता है इतना मीटर एक लाइट ईयर बनता है। क्लियर है? अब एक बात बताओ, तुम सभी ने एक चीज और सुनी होगी, मैं बहुत छोटी छोटी बातों पे डिस्कशन कर रहा हूँ। तुम सभी ने क्या एनर्जी कंजर्वेशन सुना है? एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। मैं किसी भी चैप्टर को ऐसे नहीं पढ़ा रहा हूँ, पूरा चैप्टर। एनर्जी कंजर्वेशन, यदि सभी ने सुना है तो मुझे भी बताओ क्या होता है। बताओ, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ क्या होता है? Energy neither can be created nor can be destroyed. It can only converted in its one form to another. Conservation of energy into other form of energy। और बताओ सभी। देखो यदि आता है तो टाइप किया करो। मेरा उससे कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा। इससे तुम सभी को कॉन्फिडेंस आता है, हाँ हमें आता है, मेरा सही है। और अपने आप को थोड़ा सा एक्सप्रेस करना सीखो। जो लोग नहीं बोल रहे हैं वो धीरे धीरे अपनी हैबिट बनाओ बात करने का। डिस्कशन करना बहुत जरूरी है। क्या चीज तुम्हें आती है, कितना उसमें सही आता है। किसी को होता है कोई चीज आती है लेकिन उसको 100% सही नहीं आता है, और हमें हमेशा काम ऐसा करना है कि हमें 100% सही मिले। एनर्जी कैन created nor be destroyed, energy cannot be created nor be destroyed, it can only be converted। हाँ वो सही है तुम्हारा ऋषिकेश।
चलो, बहुत सही। तो बिल्कुल सही है, एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली कन्वर्ट फ्रॉम वन इट्स वन फॉर्म टू अनदर। बिल्कुल सही है, यही क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड, नाइदर कैन बी क्रिएटेड कैन बी डिस्ट्रॉयड नॉर कैन बी destroyed. It can only converted from its one form to another, one form to another। बोलो, क्लियर है? चलो, हाँ, इट्स वैल्यू रिमेन कांस्टेंट इन एंटायर यूनिवर्स। अब मैं तुम्हें थोड़ा सा अलग ढंग से इस चीज को समझाता हूँ, तुम लोग ध्यान से सुनना। एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली कन्वर्ट फ्रॉम इट्स वन फॉर्म टू अनदर। तो हम एक बात सीखते हैं कि हम यदि सपोज कर लो यहाँ पर किसी जगह पर एनर्जी है, यहाँ पर क्या है, एनर्जी। एनर्जी को हम मास में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, एनर्जी को हम मास में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और मास को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, एनर्जी में। मास को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, एनर्जी में। बोलो, क्लियर है? क्योंकि अभी मेन पॉइंट यही है, यदि हमारा मास एनर्जी में कन्वर्ट होने लग गया, हाँ, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। अब ध्यान से सुनना, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर एनर्जी। तो रियल में क्या होता है कि यदि कोई भी ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करने लगता है तो उसका मास हो जाता है जीरो। यदि कोई भी ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करता है तो उसका मास कितना हो जाता है, जीरो। इफ एनी if any object travel with speed of light, travel with speed of light, then its mass is zero. Its mass is zero because mass of an object mass of an object is equal to m naught upon under root 1 minus b square by c square। सॉरी, जीरो नहीं होगा। If any object travel with a speed of light, then its mass convert into energy because m is equal to m naught अंडर रूट वन माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब सोचो, ध्यान से देखना, यदि मैं v इक्वल टू क्या लिख दूं, c। v होता है स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, v इक्वल टू क्या होता है, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। और यदि ये स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट क्या स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल हो गया, तो m इक्वल टू क्या आएगा, m नॉट अपॉन अंडर रूट वन माइनस सी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। बोलो, क्या यही आएगा?
तो यहां से तो क्या ये टर्म इनफाइनाइट में कन्वर्ट हो गया। तो टोटल मास किस में कन्वर्ट हो गया? एनर्जी में। टोटल मास किस में कन्वर्ट हो जाता है? एनर्जी में। बोलो क्लियर है? बताओ, क्या ये बात क्लियर हो गई? तो जितना भी तुम लोगों ने पहले, अभी भी तुम लोग देखोगे लॉकडाउन में, तुम सभी ने, मुझे विश्वास है, किस किस ने रामायण महाभारत ये देखी है लॉकडाउन में? किस किस ने देखा है? सही सही बताना। लॉकडाउन में रामायण महाभारत किस किस ने घर पे देखा है? लगभग सभी ने देखा है। बताओ। अब झूठ मत बोलना सर, हमने नहीं देखा है। एक मिनट तनिष्क में करता हूँ। एम नॉट रहता है मास ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट इज ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। जब ऑब्जेक्ट किस पर है? रेस्ट पर। क्या बात है, श्रवण नहीं देखा? क्यों? पसंद नहीं है? या फिर क्या देखते हो? श्रवण, फिर क्या देखा है इनकी जगह पर? रामायण महाभारत की जगह पर फिर ये बताओ। कुछ भी नहीं देखा? ये तो बहुत गलत बात है। कि हम 24 आवर्स है, हम पढ़ भी नहीं सकते हैं, हम 24 आवर्स खेल सकते हैं। सिंपल बात है ना। तो कुछ तो चाहिए इंटरेस्टिंग। चलो अच्छा है। तो जिन्होंने देखा है और जिन्होंने नहीं भी देखा है, दोनों के लिए मैं बताता हूँ। तुम लोगों ने रामायण महाभारत में देखा होगा कि क्या करते थे वो लोग, ऐसे एरो क्रिएट करते थे वो लोग। लोग अलग अलग तरह के एरो क्या करते थे वहां पर क्रिएट करते थे। देखा है सभी ने? सिर्फ वो कुछ बोलते जाते और वहां पर क्या आ जाता था, कुछ एरो क्रिएट हो जाते थे अलग अलग टाइप। तो वो सब कहाँ से होता था? वो उसमें जो दिखाया गया है, रियल में तो वीएफएक्स है। रियल में तो क्या है? वीएफएक्स है। लेकिन यदि हम एक जनरल बात करें कि रियल में ऐसा है, रियल में ये सब हुआ है, टीवी को छोड़ के, टीवी को छोड़कर यदि रियल में ऐसा हुआ है, तो ये सब किसकी वजह से पॉसिबल हुआ है? इस फिनोमिना की वजह से, कि एनर्जी को हम मास में कन्वर्ट कर सकते हैं, और मास को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? एनर्जी में। एनर्जी को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? मास में। और मास को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? एनर्जी में। बोलो क्लियर है? बताओ। देखो, अब इसमें रियल में बहुत सारी चीजें काउंट होती है। क्योंकि अब यदि हम सिंपल बात करते हैं, तुम सभी ने सुना होगा कि ह्यूमन का ब्रेन अभी तक के टाइम में, यदि हम जितने लोगों को जानते हैं, जितने साइंटिस्ट का नाम सुना है, किसी ने, सभी ने स्वामी विवेकानंद का नाम सुना हो, किसी का भी नाम सुना है, इन्होंने मैक्सिमम कितने परसेंट ब्रेन का यूज किया है? यदि हम साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू पर बात करें, तो एक ह्यूमन का मैक्सिमम, हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, लेकिन उसके लिए मैं वही तो बात कर रहा हूँ। यदि हम बात करें कि ह्यूमन ने मैक्सिमम आज तक अपने कितने परसेंट ब्रेन का यूज किया है, जितने भी बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, मैं सभी की बात कर रहा हूँ। सोचो।
अभी तक ह्यूमन ने कितने परसेंट अपने ब्रेन का यूज किया है आज तक के टाइम में? 1%, 2%, 3%, 4%, 10% नहीं है। 10% आज तक कोई नहीं कर पाया, मैक्सिमम 8 है, जितना मुझे कंफर्म है, मैक्सिमम 8% है रेसिपी। हाँ, चलो, तो मैक्सिमम 8 या 9% तक अभी तक जितने भी बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए हैं उन सभी ने मैक्सिमम यदि कोई यूज कर पाया है तो 8 या 9%। अब मुझे इतना तो नहीं है, आइंस्टाइन ने भी यूज किया था, स्वामी विवेकानंद ने 1% के आसपास उनका ब्रेन एक्टिव था। उनके टोटल ब्रेन का अप्रोक्सीमेटली 1 to 2% ब्रेन एक्टिव था। अब सोचो, और स्वामी विवेकानंद का क्या बोलते थे कि एक बार जो पेज उन्होंने रीड कर लिया वो उसे कभी नहीं भूलते थे। सुना है ना ये बात सभी ने? तो सोचो, जब 1% ब्रेन एक्टिव होने पर हम इतना काम कर सकते हैं, तो हम, क्योंकि ये सारी चीजें हमने अभी तक नहीं देखी है, ये सारी चीज जो मैं कह रहा हूँ E=mc² का यूज हमने अभी तक नहीं देखा कि हम कैसे मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन यदि कुछ लोग ऐसे पॉसिबल थे जिन्होंने अपने ब्रेन का 100% यूज किया है, जिन्होंने अपने ब्रेन का कितना परसेंट यूज किया है? 100%। तो सोचो वो किस चीज को क्या कर सकते थे जब 1% पर, सोचो 8 या 9% यदि ये आइंस्टाइन ने यूज किया है और आइंस्टाइन रहते तो टाइम मशीन बन जाती। आइंस्टाइन यदि रहते कुछ और साल, 5 से 10 साल लगभग, तो ये बात कही गई थी कि यदि आइंस्टाइन नेक्स्ट 10 ईयर और रहेंगे तो टाइम मशीन भी पॉसिबल है। अब सोचो, जब एक पर्सन अपने माइंड का 8 9% यूज करने के बाद टाइम मशीन क्रिएट करने की पॉसिबिलिटी रखता है, तो 100% पर कितना पावरफुल होगा? सिंपल बात करें तो सोचो। तो हाँ, 100% ओवर पावर्ड कर देगा। तो इसीलिए इस टाइम पे किसी ने नहीं देखा है, इस टाइम में किसी ने ये नहीं देखा, इस टाइम में तो ये बात किसी ने नहीं देखी है, क्योंकि ये सारी चीजें, तो इसीलिए सोच के देखो कि जब हम बात करते हैं ये इस टाइम की बात होती ही नहीं है। हाँ, उन्होंने यूज किया होगा, हम कुछ नहीं बोल सकते, उन्होंने यूज किया होगा, हम कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन हाँ, यदि उतना यदि यूज किया है कि पूरा 100 नहीं तो मान लो 70 60%, तो पक्का पॉसिबल है। ये चीज पॉसिबल है, मैं ये नहीं कहता हूँ ये इम्पॉसिबल है। जब आइंस्टाइन 10% यूज करने के या 8 to 9% यूज करने के बाद टाइम मशीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, कि ऐसा पॉसिबिलिटी बताया था लोगों ने, तो जो लोग उसको 60% 70% माइंड का यूज करते होंगे वो एनर्जी को मास में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? बोलो, क्या बात क्लियर हो गई है? ये ऐसा ही पॉइंट है, देखो, अभी हम जितना जानते हैं कि हम लोगों ने कहाँ से सीखा, अलग अलग जगह से हम लोगों ने सीखा है, रामायण महाभारत लिखी हुई सब कुछ है, किताबों में है, ग्रंथ है, लेकिन ना तो हम लोगों ने उन्हें कभी देखा है। हाँ, पॉसिबिलिटी लगा सकते हैं, हो सकता है। यही तो बात है।
इस अर्थ में इतना कुछ पॉसिबल है जितना हम नहीं जानते। श्रवण, यदि सिंपल बात करोगे ना तो अर्थ पर इतना पॉसिबल है जितना हम में से कोई भी नहीं जानता है। कितने अलग अलग प्लांट है, कितने ट्री है, कौन एग्जिस्ट किया कौन नहीं किया, सब टाइम के साथ एलिमिनेट होते गए। तो जिन चीजों के बारे में हम नहीं जानते हैं वो भी यहाँ पर एग्जिस्ट की है। जिन चीजों के बारे में हम नहीं जानते हैं वो चीज भी यहाँ पर एग्जिस्ट की है। तो इसलिए बहुत कुछ पॉसिबल है, इसलिए बहुत कुछ पॉसिबल है। ठीक है। हाँ, हमें उसके बारे में नहीं सोचना है। देखो सिंपल चीज है, ये तो मैंने ऐसे पॉइंट चल रहा था तो मैंने थोड़ा सा बता दिया। उस चीज से हमें कोई मतलब भी नहीं है। ना तो हम में से अभी कोई 100% यूज कर रहा है। ठीक है। हम 0.1% भी यूज नहीं करते। हम अपने ब्रेन का 0.1% भी यूज नहीं करते हैं। तो इसलिए हमें जिस चीज़ की प्रिपरेशन करनी है उसका प्रिपरेशन करेंगे, आगे बढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ते जाएंगे, सिलेक्शन लेंगे। क्या ये बात क्लियर है? बोलो। चलो, तो ये सब चीजें हैं जो एनर्जी के रिलेटेड, मास से रिलेटेड बहुत सारे फिनोमिना जो तुमने लाइट के पढ़े होंगे। अब मैं तुमसे और भी डिस्कशन करूंगा नेक्स्ट क्लास में। मैं बात करूंगा रिफ्लेक्शन पर, रिफ्रैक्शन पर, लाइट के बारे में और भी चीजें, कि कैसे लाइट ट्रेवल करती है, लाइट को क्या क्या चीज बताया गया था, कैसे कैसे डिफरेंट साइंटिस्ट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुए थे लाइट को लेकर। कोई बोलता था लाइट पार्टिकल है, कोई लाइट को वेव बोलता था। फिर कुछ साइंटिस्ट आया जिन्होंने बताया लाइट पार्टिकल भी है वेव भी है। तो इसे दोनों की तरह सपोज करो। कुछ ऐसी चीजें हैं जो पार्टिकल से एक्सप्लेन होंगी, कुछ ऐसी चीजें हैं जो लाइट के वेव नेचर से एक्सप्लेन होती हैं। तो कंबाइन करके एक थ्योरी डेवलप किया गया लाइट के बारे में। उससे रिलेटेड हमने फिनोमिना भी पढ़े हैं तुम लोगों ने। रिफ्लेक्शन पढ़ा है, फिर मिरर के बारे में भी पढ़ा है थोड़ा थोड़ा, मिरर फॉर्मूला पढ़ा है। फिर रिफ्रैक्शन पढ़ा है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाती है। फिर रिफ्रैक्शन के साथ साथ तुमने लेंसेज भी पढ़े हैं। कॉनकेव लेंस पढ़ा है, कॉन्वेक्स लेंस पढ़ा है। बोलो। इमेज फॉर्मेशन, लेंस फॉर्मूला, क्या ये सब पढ़ा है सभी ने? तो ये सब बहुत सारी चीजें हैं जो हमें नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करनी है। हम नेक्स्ट क्लास में पूरा लाइट नाम का टॉपिक, जिस पर जो जो बेसिक पॉइंट रहते हैं मैं सारे डिस्कस करूंगा। जिस पर जो जो पॉइंट होते हैं हम सारे डिस्कशन करेंगे लाइट के ऊपर। तो कल की क्लास में और मजा आएगा। लाइट के ऊपर हम कुछ चीज नई चीज सीखेंगे कि लाइट कैसे काम करती है। लाइट को तुम लोगों ने बहुत, मैं लाइट के लिए तो बहुत कुछ चीजें बता सकता हूँ। लाइट को कन्वर्ज करना होता है। तुम लोगों ने एक प्रिज्म देखा होगा जिससे लाइट, चलो प्रिज्म नहीं तो तुम लोगों ने रेनबो देखा है सभी ने? बोलो। क्या सभी ने रेनबो तो नॉर्मली देखा ही है? तो रेनबो का फॉर्मेशन कैसा होता है लाइट से, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है। तो यदि हम सनलाइट के बारे में बात करें तो हमें सनराइज थोड़ा सा पहले और सनसेट थोड़ा सा बाद में दिखाई तक होता है। क्या ये सब भी सुने हैं सभी ने? बहुत सारी चीजें हैं जिन पर कल डिस्कशन होना है। कल भी हो सकता है और एक दिन आगे भी बढ़ सकता है। हाँ। डाइवर्जन ऑफ लाइट फ्रॉम रेन, हाँ फ्रॉम रेनबो, सही है। रेन ड्रॉप्स की वजह से यह बेसिकली होता है कि एयर में जो ड्रॉप के पार्टिकल रह जाते हैं ना कुछ कुछ, उनकी वजह से लाइट क्या होती है, उनसे डिफ्रैक्ट होती है। तो वो सारी चीजें मैं कल बताऊंगा। अलग अलग फिनोमिना है, बहुत सारा डिस्कशन। तो कल की क्लास में और भी ज्यादा मजा आएगा। आज की क्लास से ज्यादा मजा कल की क्लास में आएगा, क्योंकि कल तुम बहुत सारी चीजें ऐसी सीखोगे जो तुम्हें नहीं पता है। कल बहुत सारी चीजें ऐसी सीखोगे जो तुम्हें नहीं पता है 9 10 की। ठीक है। बोलो। क्या ये बात सभी को क्लियर है?
तो फिर आज का लेक्चर सही था? बोलो, आज का लेक्चर सही था? बताओ सभी। चलो, तो आज यहीं पर लेक्चर एंड करते हैं, फिर अगली क्लास में और आगे डिस्कशन बढ़ाएंगे हम। बाय।